हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोर्स हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी हो। यहां पर कभी भी कोई भी फीस आपसे डिमांड नहीं की जाती। तो आप जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व। एनसीईआरटी में आपने प्रोबेबिलिटी पूरी सॉल्व कर ली है और आरडी के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए हैं और कुछ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स के। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वगैरह आपने देख लिए। तो अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है भाई आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो अभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको पढ़ना है, समझना है, तो इससे पहले की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद यहां आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? तो ऐसे सुनने में तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बहुत ही आसान सी चीज लगते हैं, है भी वो आसान सी चीज, लेकिन कई बार ना किसी किसी क्वेश्चन में हम गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर बोलता हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे इवेंट्स होते हैं। मतलब मान लो किन्हीं दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जिनका होना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे, वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस, जिनका होना, जिसको मैंने बोला, ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर। ठीक है, किसी एक चीज का होना दूसरे पर डिपेंड ना करे तो वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो, तो इसको थोड़े से और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बैग है, उसके अंदर 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, नंबर कोई सा भी आप अपने मन से ले सकते हो। मेरा 4 और व्हाइट, अभी 4 व्हाइट और 3 ब्लैक आया दिमाग में तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो आप बोलते हो 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। मैं दो इवेंट्स बनाता हूं यहां पर, प्रोबेबिलिटी, या यहां पर आप सीधे लिखते हो प्रोबेबिलिटी नहीं, यहां पर लिखते हो कि भाई पहले वाले ड्रॉ में व्हाइट बॉल आएगी। ठीक है, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ, और दूसरे इवेंट में बनाता हूं ब्लैक बॉल इज ड्रॉन इन द सेकेंड ड्रॉ। ठीक है, पहले वाले इवेंट में आपने क्या बोला? एक व्हाइट बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो फर्स्ट ड्रॉ में, और दूसरे वाले इवेंट में आप क्या बोल रहे हो कि एक ब्लैक बॉल ड्रॉ कर रहे हो सेकेंड ड्रॉ में। ठीक है, अब यहां पर आप बोलते हो कि यहां पर जो आप बॉल को ड्रॉ कर रहे हो, ये इवेंट जो है, ये दोनों इवेंट्स जो मैं बना रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट होंगे या फिर डिपेंडेंट होंगे? पहले वाले इवेंट पर दूसरा वाला डिपेंड करेगा क्या, या दूसरे वाले इवेंट पर पहला वाला डिपेंड करेगा क्या? तो आप बोलते हो ए जो है, पहले वाले ड्रॉ में आप क्या करते हो, 4 व्हाइट और 3 ब्लैक है, तो 4/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि पहले वाले ड्रॉ में क्या आ जाएगी? व्हाइट बॉल आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई एक बॉल कम हो गई, एक व्हाइट बॉल आ गई। ठीक है, अब अगर आपने रिप्लेस नहीं की इस बॉल को, तो यहां पर ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर बॉल को रिप्लेस कर देते हो तो फिर ब्लैक वाली बॉल की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपने बॉल को रिप्लेस किया या नहीं। अगर बॉल को रिप्लेस नहीं किया तो यहां पर टोटल बॉल 6 हो जाएंगी, और ब्लैक बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगी, यानी 1/2। ठीक है, और अगर बॉल को रिप्लेस कर दिया तो टोटल बॉल क्या हो जाएंगी? टोटल बॉल हो जाएंगी 7 अगेन, और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/7 ही रहेगी।
तो अगर बॉल को एक बार में ब्लैक बॉल आई, उसके बाद आपने अंदर डाला बॉल को वापस से, 7 बॉल टोटल फिर से हो गई, फिर से आपके जो होने के चांसेस हैं ब्लैक बॉल के वो 3/7 ही रहे। अब मान लो पहला इवेंट नहीं हुआ और पहले इवेंट में ब्लैक बॉल ही सिलेक्ट हो गई, ठीक है, अगर आपने रिप्लेस कर दिया वापस से तो फिर दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट अगर रिप्लेस नहीं करते हो तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर असर पड़ जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे कि इफ रिप्लेसमेंट इज डन देन बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता है तो दोनों इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता है तो बॉल की जो टोटल जो उनके अपने नंबर है वो कम हो जाएंगे और ब्लैक बॉल के नंबर 3/6 हो जाएगा अगर पहली बॉल वाइट ड्रॉ हुई है तो, और अगर पहली वाइट ड्रॉ नहीं हुई है, ब्लैक ड्रॉ हो गई है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी। मतलब यहां पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी अगर रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो आप तो, ठीक है। और अगर रिप्लेस कर दे रहे हो तो फिर भाई पहली बार में वाइट ड्रॉ हो या ब्लैक ड्रॉ हो उस पर डिपेंड नहीं करती दूसरा वाला जो अपना ड्रॉ कर रहे हो आप, वो हमेशा ब्लैक बॉल के ड्रॉ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/7 ही रहेगी अगर आप रिप्लेस कर दे रहे हो जो भी बॉल निकाल रहे हो उसको। तो आप यहां पर आप क्या बोलोगे, ए एंड बी आर डिपेंडेंट इफ देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ बॉल, एंड आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है ए एंड बी को मैं वापस से लिख रहा हूं, वैसे इतना बनाने से तो मैं ए एंड बी लिख सकता था, 3 शब्द के लिए क्या लिखना, ठीक है। आर इंडिपेंडेंट इफ रिप्लेसमेंट इज डन। तो रिप्लेसमेंट है तो भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, रिप्लेसमेंट नहीं है तो डिपेंडेंट इवेंट्स ही है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी। ये हम जानते हैं, इस बात को हमने पहले भी देखा हुआ है, दोनों इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो पी ऑफ ए स्लैश बी पी ऑफ ए हो जाता है, पी ऑफ बी स्लैश ए पी ऑफ बी हो जाता है। पी ऑफ ए स्लैश बी क्या होता है भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा हुआ है, पी ऑफ ए स्लैश बी क्या होता है, तो वो होता है अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, ठीक है। बी हो जाता है उसके बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी, और यहां पर ए हो चुका है उसके बाद बी होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों ही कैसे, यहां पर क्या बोल रहे हैं भाई, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो बी हो चुका है उसके बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी ए होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल ही होगी। बी हुआ हो या ना हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे यहां पर जब आप बात करोगे पी ऑफ बी स्लैश ए तो ये पी ऑफ बी के ही इक्वल होगी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि ए हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ हो तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, भैया हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल में अपन ने देखा, रिप्लेसमेंट हो रही थी तो दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही थी तो बाद वाली जो प्रोबेबिलिटी वो कम या ज्यादा हो जा रही थी, ठीक है। तो अब यहां पर आपने देखा भाई यहां पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी कैसे आएगा, तो आप बोलते हो कि पी ऑफ ए स्लैश बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ठीक है। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा यहां से, तो अपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो हो जाएगा पी ऑफ ए स्लैश बी इंटू पी ऑफ बी, बट दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इसलिए पी ऑफ ए स्लैश बी कितना है, पी ऑफ ए के इक्वल है, तो यहां पर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। बात क्लियर है आपकी, यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो तो अब इसी चीज को भाई हमेशा अपन लोगों को लेकर समझकर देखकर चलना है, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो।
अब नेक्स्ट बोल रहा पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट दो टाइप के इवेंट्स होते हैं। यहां पर हमने क्या बोला, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब कि मान लो यहां पर n रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, n इवेंट्स हैं जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, इफ a1 a2 an be n इवेंट्स एसोसिएटेड टू रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, दीज इवेंट्स आर सेड टू बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ, इनको पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोलेंगे, मतलब अगर यहां पर हर दो जो अपने इवेंट्स हैं, दो इवेंट्स जो है उनका जो पेयर है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि P of A1 इंटरसेक्शन A2 कैसा है, P of A1 इंटू P of A2 के बराबर। P of A2 इंटरसेक्शन A3 कैसा है, तो वो P of A3 इंटू P of A2 इंटू P of A3 के बराबर। तो हर इवेंट के, हर दो इवेंट का जो पेयर ले रहे हो आप, वो कैसे आ रहे हैं, वो P of A1 इंटरसेक्शन A2 उनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है। तो ये कहलाएंगे भाई, क्योंकि इनका पेयर कैसा, इंडिपेंडेंट हो गया। अगर इनका इंटरसेक्शन इनकी प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इससे पहले हमने थ्योरम देखी है उसकी। तो अगर ये ऐसे ही आ रहे हैं सारे पेयर्स, उसके कैसे आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ रहे हैं, तो ये कहलाते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ, P of AI इंटरसेक्शन AJ। यहां पर I और J जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, और I और J की वैल्यू 1 से लेके n तक कोई से भी हो सकती है, मतलब कोई से भी दो पेयर को उठाकर देख लो वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये पूरा का पूरा कैसे कहलाएंगे, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो वहां पर क्या था कि हम सारे इवेंट्स में से कोई से भी दो दो का पेयर बनाकर देख रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब यहां पर क्या है, यहां पर आप बोलते हो कि जो सारे इवेंट्स हैं उन सबका इंटरसेक्शन आप एक साथ लेते हो, मतलब P of A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डैश 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 अप टू AN। तो इसका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए भैया P of A1 इंटू P of A2 इंटू P of A3 डैश 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 अप टू P of AN के इक्वल। इतना आना चाहिए भाई, इन सबका जो प्रोडक्ट, इन सबका जो इंटरसेक्शन आएगा वो सबके प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व सारे इवेंट्स कैसे कहलाएंगे, वो कहलाएंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन लिया आपने, वो किसके इक्वल आ रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहे हैं सबकी प्रोबेबिलिटी के, तो वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो गए। यहां पर पेयर पेयर नहीं सेलेक्ट करने हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। बात समझ में आई आपको यहां पर, तो इसको क्लियर करते हैं अपन। चलो, तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं ताकि चीजें हमें समझ में आए कि भाई हमने डेफिनेशन तो देख ली, ठीक है, एग्जांपल लेकर समझ भी लिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, बट अब पेयर वाइज क्या होते हैं और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो हम इस क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। अब यहां पर बोलता है अ लॉट कंटेन्स 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। भाई 50 डिफेक्टिव है, 50 बल्ब कैसे हैं, नॉन डिफेक्टिव हैं। 2 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 एट अ टाइम विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट है यहां पर, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। रिप्लेसमेंट नहीं होती है तो क्या होता है आप देख चुके हो, ठीक है। The events A, B, C are defined as A event है the first bulb is defective, B है the second bulb is non-defective, C है the 2 bulbs are both defective और both non-defective, ठीक है। C क्या है, तो दूसरा बल्ब है वो डिफेक्टिव भी हो सकता है और नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर बोला डिटरमाइन वेदर A, B, C are pair wise independent। ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है क्या, पहले ए को देखो, बी को देखो, सी को देखो, इनको पेयर को फिर लो, ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का और ए और सी का, और देखो कि क्या वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट आ रहे हैं कि नहीं। और दूसरा क्या बोल रहा है, ए बी सी आर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, फिर तीनों का इंटरसेक्शन लो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर देखो वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। सबसे पहले तो अपन भाई पी ऑफ ए निकालते हैं। ए इवेंट जो है अपना वो क्या है, तो ए इवेंट द फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, पहला बल्ब डिफेक्टिव होने का, तो यहां पर 50 बल्ब है आपके पास अपॉन 100,
तो ये कितना हो गया 1/2। 1/2 आ गया ये, ठीक है। अब यहां पर बोला था सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। सेकंड बल्ब जो है वो नॉन डिफेक्टिव है, मतलब वो किससे सेलेक्ट होकर आएगा भाई, इन 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स में से सेलेक्ट होकर आएगा, ठीक है। तो आप बोलते थे सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। सेकंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव आने वाला है, तो सेकंड बल्ब भाई 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स में सेलेक्ट होगा। और उसके बाद अच्छा एक काम और हुआ है ना, पहला वाला आपने निकाला है, उसके बाद उसको रिप्लेस भी कर दिया है। पहला वाला आपने निकाला, उसके बाद उसको रिप्लेस भी कर दिया, तो आपके पास वापस से टोटल 100 बल्ब्स ही बचे ना, रिप्लेसमेंट है यहां पर। तो पहला चाहे डिफेक्टिव निकला हो चाहे नॉन डिफेक्टिव निकला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं किया होता तो फिर उसको कंसिडर करना पड़ता कि भाई फिर यहां पर दो केसेस बनते, हो सकता है पहला वाला जो निकले वो डिफेक्टिव निकल जाए, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती 50/100। उसके बाद सेकंड वाला भी डिफेक्टिव निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती 49/99। उन दोनों को मल्टीप्लाई करते आप, फिर आप बोलते एक और केस बन रहा है कि पहला वाला जो हो वो डिफेक्टिव ना निकले, वो नॉन डिफेक्टिव निकले, तो वो 50/100, देन आपका 50/99, क्योंकि आपका दूसरा वाला डिफेक्टिव बल्ब निकलना है, ठीक है। तो ऐसे अपन को करके देखना होता अगर रिप्लेसमेंट नहीं की होती, लेकिन यहां पर रिप्लेसमेंट कर दिया। तो आपने देखो पहले ड्रॉ में एक बल्ब निकाला, देखा डिफेक्टिव है, रख दिया अंदर, वापस से 100 बल्ब हो गए। अब जो सब निकलेगा वो 100 में से ही निकलेगा, सबके सब 50-50 दोनों वापस से मिले हुए हैं आपको, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव दोनों। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी रहेगी? तो प्रोबेबिलिटी आपकी दूसरी बार में नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकलने की भाई, क्योंकि नॉन डिफेक्टिव 50 है और टोटल 100 है, तो ये 1/2 ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक क्वेश्चन मैं और बोल रहा हूं कि अगर रिप्लेसमेंट नहीं किया होता, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका क्या आंसर आता? रिप्लेसमेंट नहीं किया होता तो फिर सेकंड बल्ब के नॉन डिफेक्टिव होने की क्या कहानी होती? कहानी मैंने सुनाई ही अभी आपको, जस्ट आपको सिर्फ उसका आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना कि विदाउट रिप्लेसमेंट सेकंड बल्ब की क्या कहानी होगी, ठीक है। चलो अब यहां पर अपन देखते हैं P ऑफ B कितना है, 50/100 है। P ऑफ A कितना है, तो वो भी 50/100 है। दोनों किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है, ठीक है। अब C वाला जो इवेंट है वो क्या है? द टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। दो बल्ब जो हैं वो दोनों या तो डिफेक्टिव होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव होंगे। बोथ डिफेक्टिव, बोथ नॉन डिफेक्टिव। तो अब ये कैसे कर सकते हो आप? तो आप बोलते हो भाई C वाला इवेंट, बोथ आर डिफेक्टिव बल्ब्स। तो दो बल्ब जो निकले हैं वो किससे निकले हैं? डिफेक्टिव बल्ब्स में से। तो डिफेक्टिव बल्ब मतलब आप बोलोगे यार 50 डिफेक्टिव बल्ब्स थे तो उसमें से निकल सकते हैं, अपॉन कितना भाई? 50, सॉरी यहां पे 50 है ना, अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद दोनों कैसे हैं भाई? नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, या तो दोनों नॉन डिफेक्टिव हैं या तो दोनों डिफेक्टिव हैं, ऐसा बोला जा रहा है ना। बोथ आर नॉन डिफेक्टिव या बोथ आर, द टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव और बोथ नॉन डिफेक्टिव। तो यहां पर आप बोलोगे 50C2 पहले तो करना पड़ेगा, 50 में से दो आपको निकालने हैं। 50C2/100 प्लस 50C2/100। 100 आपके टोटल वेज है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बोला? 50C2/100। 50C2 क्या होगा? 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा भाई आपका 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 48 से 48 कैंसिल, 2 1 जा 2, 25 जा। तो ये कितना आ रहा है भाई आपका? अच्छा लेकिन रिप्लेसमेंट कर दिया जा रहा है ना, रिप्लेसमेंट कर दिया जा रहा है। तो रिप्लेसमेंट कर दिया जा रहा है तो भाई आप इसमें बोलोगे कि पहले क्या होगा? पहले बल्ब आया वो कितना हुआ? 50/100 इंटू दूसरा बल्ब आया वो कितना हुआ? 50/100 प्लस, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो अच्छे समझो थोड़ा सा, रिप्लेसमेंट कर दिया गया, नहीं किया जाता तो 50C2 वाला करते ना अपन, यहां पर तो रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। तो आप बोलोगे कि पहले आप देखते हो द टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव,
दोनों बल्ब्स कैसे हैं, डिफेक्टिव, या फिर दोनों बल्ब्स कैसे हैं, नॉन डिफेक्टिव। तो पहले हम देखते हैं दोनों बल्ब्स के डिफेक्टिव होने का। डिफेक्टिव बल्ब है 50, पहला बल्ब आपने सेलेक्ट किया तो आपके पास 50 डिफेक्टिव बल्ब थे, टोटल बल्ब कितने थे 100, तो 50 में से 100 बल्ब सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी, 50/100। उसके बाद एक ही बल्ब सेलेक्ट हुआ है ना अभी आपका, उसके बाद एक और बार आपको सेलेक्ट करना है एक बल्ब, और उसमें उसके लिए आप क्या कर रहे हो, बल्ब को रिप्लेस कर दे रहे हो। तो यहां पर डिफेक्टिव बल्ब का भी नंबर कम नहीं हुआ और टोटल बल्ब का भी नंबर कम नहीं हुआ, तो दूसरी बार भी डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50/100। दोनों ही बार डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50/100। सिमिलरली आप नॉन डिफेक्टिव को सेलेक्ट करते हो तो पहली बार नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 50/100, दूसरी बार भी नॉन डिफेक्टिव आने की 50/100। यहां पर 50C1 भी कर सकते हो आप चाहो तो, 50 में से एक बल्ब सेलेक्ट करना, 2 नहीं कर रहे हो क्योंकि भाई 50C2 जब करते हैं ना तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कंडीशन होती है, यहां पर विद रिप्लेसमेंट है। आपने एक बल्ब लिया उसको रिप्लेस कर दिया, फिर एक और बल्ब उठाया उसको रिप्लेस कर दिया, तो यहां पर ये काम चल रहा है। तो इसलिए हर बार डिफेक्टिव के नंबर भी कम नहीं हो रहे, 50 के 50 बल्ब डिफेक्टिव है वहां पर और टोटल बल्ब 100 है, तो पहली बार डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 50/100, दूसरी बार भी डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 50/100 क्योंकि रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली नॉन डिफेक्टिव आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50/100 पहली बार में और दूसरी बार में भी 50/100। अब यहां पर प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पर बोला है द टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव और बोथ नॉन डिफेक्टिव, दोनों डिफेक्टिव होंगे या फिर दोनों नॉन डिफेक्टिव होंगे, ये चाहिए आपको, ठीक है। तो अब आपने बोला यहां पर 50/100 और 50/100 कितना हो गया, ये 1/2 और 1/2 1/4 प्लस 1/4। जब और का केस होता तो प्लस करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि दो बल्ब सेलेक्ट करने हैं, एक ही बार में आपको दो बल्ब सेलेक्ट करने एक एक करके। एक बल्ब सेलेक्ट किया आपका टास्क पूरा नहीं हुआ, उसी केस में आपको एक और सेलेक्ट करना है, तो वन डिफेक्टिव एंड अदर ऑल्सो डिफेक्टिव, तो यहां पर एंड का केस था इसलिए इन दोनों को ऐड किया। ये डिफेक्टिव वाले दो बल्ब्स की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आई, यहां पर भी डिफेक्टिव वाले दो बल्ब्स की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आई, और बीच में ऐड इसलिए किया है क्योंकि ईदर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव करना था। तो बात क्लियर है। तो यहां पर कितना है भाई 1/4 प्लस 1/4, पी ऑफ सी भी कितना हो गया 1/2। तो भाई बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है यहां पर अपन को, है ना, सिर्फ सॉल्व नहीं कर लेना है, समझना भी है कि क्या चीज क्यों कर रहे हैं। अब यहां पर आप बोलते हो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, ठीक है, आपको चाहिए ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, तो भाई आपको चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी का इक्वल, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है क्या इवेंट, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप बोलोगे द फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव एंड द सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, ये चाहिए आपको। फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, द फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव एंड the second bulb is non-defective। भाई पहला बल्ब डिफेक्टिव हो और दूसरा बल्ब डिफेक्टिव ना हो की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पहले अपन लोग नॉर्मली सोचते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आपने नॉर्मल सोचो, रिप्लेसमेंट है ना यार यहां पर, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर आप बोलोगे पहला बल्ब आपको डिफेक्टिव चाहिए, तो आपके पास 50 डिफेक्टिव बल्ब हैं, 100 है आपके पास टोटल बल्ब, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, यही तो होती प्रोबेबिलिटी, यही तो कर रहे हैं जब से अपन। इनटू एक और बल्ब सेलेक्ट करना है अभी इसी केस के लिए, सेकंड बल्ब आपको कैसे चाहिए, नॉन डिफेक्टिव चाहिए। बट बात ऐसी है कि भाई 50 नॉन डिफेक्टिव तो पूरे बचे हुए हैं और डिफेक्टिव भी 50 बचे हुए, क्योंकि जो यहां पर निकला था उसको आपने रिप्लेस कर दिया, तो टोटल 100 ही है अभी, तो वहां पर क्या हो जाएगा 50/100, ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। और अगर आप P ऑफ A इंटू P ऑफ B करने जाते हो तो P ऑफ A की कितनी वैल्यू थी, P ऑफ A था 1/2, P ऑफ B था 1/2, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। तो आपने बोला देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये कैसे इवेंट्स हो गए, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर हो गया, मतलब कि ये हो गए पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, पहले तो लिखोगे
अभी तो सिर्फ ए और बी हुए हैं, लेकिन ए और सी को भी करना पड़ेगा, बी और सी को भी करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। P of B intersection C। तो B है द सेकेंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव एंड C है द टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो आप यहां पर बोलते हो P of B इंटरसेक्शन C कितना हो गया, सेकेंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव एंड बोथ आर non-defective or both are defective। सेकेंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव हो और सी वाला क्या है, दोनों डिफेक्टिव हो या फिर दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हो। तो यहां पर आप बोलते हो भाई सेकेंड बल्ब के नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी होती है 50/100 इनटू सी वाला जो है, सी वाला तो नहीं, अभी अपन को देखना कि भाई 50/100 हो गया सेकंड वाले की होने की प्रोबेबिलिटी। अब हमको चाहिए बोथ आर नॉन डिफेक्टिव और बोथ आर डिफेक्टिव। तो यहां पर बोथ आर डिफेक्टिव तो हो नहीं सकते क्योंकि बी जो है वो तो नॉन डिफेक्टिव आ चुका है। तो यहां पर क्या चाहिए आपको कि दोनों कैसे हो, तो दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हो, तब जाकर यहां पर काम होगा। सी का काम तो भाई दोनों केसेस में से किसी भी एक केस में हो जाएगा, दोनों नॉन डिफेक्टिव हो या फिर दोनों डिफेक्टिव हो जाएं। अब क्योंकि हम जानते हैं बी में एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब आ चुका है, सेकंड बार में आया है लेकिन एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब आ चुका है, तो यहां पर सी वाले केस को अगर होना है बी के साथ तो आपको चाहिए कि भाई दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हो। ठीक है, दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हो, तो भाई पहला वाला नॉन डिफेक्टिव और दूसरा वाला भी नॉन डिफेक्टिव, तो रिप्लेसमेंट था, तो भाई नॉन डिफेक्टिव के लिए 50-50 पूरे बचे और टोटल भी 100 बचे, तो ये भी हो गया 1/4। अब आप बोलोगे P ऑफ B इंटरसेक्शन C होता है P ऑफ B इंटू P ऑफ C। तो वो P ऑफ B और P ऑफ C कितना है भाई, दोनों 1/2 थे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो ये आ गया 1/4। इसके बाद देखते तो भाई B और C कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो आप बोलोगे देयरफॉर B एंड C आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आते हो आप A और C में, तो आप बोलते हो A और C, A इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन C इवेंट क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वन इज डिफेक्टिव एंड बोथ आर नॉन डिफेक्टिव और बोथ आर डिफेक्टिव। तो भाई ए का अगर सी के साथ इंटरसेक्शन चाहिए तो सी में तो एक भाई डिफेक्टिव बल्ब आ रहा है। ठीक है, सी में एक डिफेक्टिव बल्ब आ रहा है और सॉरी ए में एक डिफेक्टिव बल्ब आ रहा है और सी क्या है, सी चाहता है या तो दोनों डिफेक्टिव हो जाएं या तो दोनों नॉन डिफेक्टिव हो जाएं। तो आपने बोला ठीक है भाई, तो यहां पर एक डिफेक्टिव पहले से आ चुका है तो दोनों को डिफेक्टिव करने की प्रोबेबिलिटी देख लो। तो एक डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 50/100, दूसरे की भी डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 50/100। यहां पर 50/100 के अलावा तो कोई नाम ही नहीं जप रहे ये लोग, ये भी 1/4 हो गया। और आप जानते हो P ऑफ A इंटू P ऑफ C कितना हो जाएगा, तो वो भी 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर भी P ऑफ A इंटू P ऑफ C P ऑफ A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। तो आप बोलोगे देयरफॉर A एंड C आर इंडिपेंडेंट। तो यहां पर आपने देख लिया कि A और B भी इंडिपेंडेंट थे, B और C भी इंडिपेंडेंट थे और A और C भी इंडिपेंडेंट है। मतलब कि यहां पर तीन एक्सपेरिमेंट्स, तीन आपके क्या बोलते हैं इवेंट्स थे और तीनों ही इवेंट्स जो हैं वो पेयर वाइज क्या दिख रहे हैं आपको, इंडिपेंडेंट। तीनों का जो पेयर बन रहा है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए आप यहां पर क्या बोलोगे, ये कैसे A B एंड C आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं भाई, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो भाई सेकंड वाला देख लेते हैं अपन, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं।
एंड सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और नॉट। ये म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये देख लेते हैं, ठीक है। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने के लिए तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C के इक्वल होना चाहिए। अब आप यहां पर बोलते हो P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, तीनों 1/2 1/2 1/2 के इक्वल है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/8। तो यहां पर 1/8 आ गया ये। इसके बाद आप बोलोगे 1/8 आ चुका है आपके पास। अब आपको देखना है कि भाई इनका जो इंटरसेक्शन है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है वो किसके इक्वल है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल है। तो इनका इंटरसेक्शन एक्चुअल में बोला क्या जाएगा, तो आप बोलते हो P ऑफ A, एक जो इवेंट था A का था वो फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव था, B जो इवेंट था वो सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव था, C जो इवेंट है द टू बल्ब्स आर ईदर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तीनों को एक बार एक साथ लिखता हूं मैं और देखता हूं कि कैसा टाइप के इवेंट को बना रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं भाई फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, ये होना ही होना है भाई, ए इवेंट में पहला बल्ब को डिफेक्टिव होना है, बी इवेंट में दूसरे बल्ब को नॉन डिफेक्टिव होना है, और सी है ईदर बोथ आर डिफेक्टिव और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। तो यहां पर क्या बोल रहा है आपको भाई कि पहला बल्ब डिफेक्टिव हो, दूसरा बल्ब नॉन डिफेक्टिव हो, एक डिफेक्टिव आ गया एक नॉन डिफेक्टिव आ गया, और सी वाला जो इवेंट था उसमें बोल रहा है कि बोथ आर डिफेक्टिव और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। तो इन तीनों का एक साथ हो पाना पॉसिबल है क्या, तो बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बल्ब डिफेक्टिव और एक बल्ब नॉन डिफेक्टिव लेकर आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों डिफेक्टिव हैं, या ये भी नहीं बोल सकते कि दोनों नॉन डिफेक्टिव हैं। तो तीसरा वाला जो है वो इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप बोलोगे कि इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट बना रहे हैं, इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 होगी। बट आपने देखा इन तीनों का जो प्रोडक्ट आ रहा था वो 1/8 आ रहा था, जो कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के इक्वल नहीं है। तो आप बोलोगे एज P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नॉट इक्वल्स टू P ऑफ A P ऑफ B P ऑफ C, therefore events are not mutually independent। तो जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, यहां पर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर तो नहीं होनी चाहिए आपको। बड़ी आसानी से आप क्या बोलते हो, ABC 3 म्यूचुअली, मतलब ABC क्या है भाई, यहां पर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट तो हो गए थे, लेकिन हमने जब देखा P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C तो 1/8 आया, बट इनका इंटरसेक्शन जब निकाल कर देखा तो वो भाई 0 आ रहा था, क्योंकि एक बल्ब डिफेक्टिव और एक बल्ब नॉन डिफेक्टिव चाहिए था, और तीसरी कंडीशन बोल रही थी दोनों को डिफेक्टिव या दोनों को नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए क्या हो गया, नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। बट हां पेयर वाइज इंडिपेंडेंट ये थे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन प्रूव दैट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये CBSE 2017 में आया हुआ है, लास्ट वाला पार्ट NCERT का, तो वैसे किया होगा आपने मैम के साथ, ठीक है। यहां पर थ्योरम को प्रूव करना है आपको बोला गया है A और B जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है A बार एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऐसा प्रूव करना है। A बार और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब कि A बार यानी A डैश होता है, ठीक है। मतलब आपको पता है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B बोल रहा है, ये होना चाहिए P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B के बराबर। पहला वाला अपन प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है।
ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये गिवन है आपको, ठीक है। ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और आपको बोल रहा है कि प्रूव करो कि ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो आपको जो गिवन है वो चीज आप लिख लो पहले। गिवन क्या है भाई? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो भाई इंडिपेंडेंट, ये तो कुछ और ही हो गया। तो आप यहां पर बोलोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो भाई P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लिखते हो यहां पर, सबसे पहले तो भाई लिखो मत कुछ, सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं हम यहां पर, ठीक है। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, ये ए है और ये बी है। आप जानते हो ये जो पोर्शन होता है ए, ये जो पोर्शन है ये तो अपना ए इंटरसेक्शन बी है, ये पोर्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। कौन सा पोर्शन? ये वाला, ठीक है। और ये पोर्शन क्या होता है? ये होता है ए बार इंटरसेक्शन बी, ये वाला। आप सभी जानते हो इसको, इसी को हम ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी इसी को बोलते हैं, या फिर इसी को, सॉरी हाँ, इसी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, या फिर इसको ए माइनस बी भी बोलते हैं। एक ही बात होती है इस वाले को, ठीक है। और ये होता है अपना ए माइनस सॉरी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सारी चीजें आपको बनाते आती है, सेट्स में आपने पढ़ा हुआ है। हम यहां पर जानते हैं, यहां पर क्लियरली ये दिख रहा है आपको, ये जो वायलेट वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, कहां तक आ रहा है बस, तो ये यहां तक आ रहा है बस। दूसरे कलर से बताता हूं मैं, यहां तक। ये है आपका ए बार इंटरसेक्शन बी, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी है। अब आप जानते हो कि ए बार इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है दोनों भाई? क्योंकि भाई दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द वेन डायग्राम। अब आप बोलोगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और जो बी पूरा का पूरा जो ये सर्कल वायलेट वाला बन रहा है, बी जो गोला बन रहा है अपना, वो ए इंटरसेक्शन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी के यूनियन से बन रहा है। तो आप यहां पर बोल सकते हो पी ऑफ बी जो है वो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, ठीक है। ये कैसे आएगा? तो आप लिखोगे फ्रॉम वेन डायग्राम। साफ साफ दिख रहा है भाई, इसमें क्या सोचने समझने की जरूरत है। वेन डायग्राम तो समझ में आना चाहिए आपको, सेट्स पढ़े होंगे आपने। तो आपने बोला पी ऑफ बी जो है वो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, ठीक है। तो अब आप बोलते हो यहां पर पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे आ गया? यहां तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी था, ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी था। तो आपको पता है कि फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एडिशन थ्योरम पढ़ी है ना अपन ने बचपन में, तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स P of A union B is equals to P of A plus P of B। ये होता है P of A union B। क्या होता है? P of A plus P of B के बराबर। यहां पर आपने P of A dash इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B किया था। A dash इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा?
पी ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या कर सकते हैं यहां पर, ये जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इसको मैं उठाकर यहां पर रख देता हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअल में ए डैश और बी को ही इंडिपेंडेंट प्रूव करना है ना, ए बार और बी को। तो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है, ये हमें प्रूव करना है, ये टू प्रूव है भाई, इनको इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, मतलब पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी के बराबर होगा। तो यहां से मैं पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, इस पी ऑफ बी के पास ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, बट it is given that A and B are independent events, therefore P of A intersection B is P of A into P of B। यहां पर P of A intersection B को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिखोगे P of A dash intersection B is equals to P of B minus P of A into P of B। अब दोनों जगह से P of B आप कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा कितना, 1 माइनस P of A। यार 1 माइनस पी ऑफ ए क्या होता है ये तो नहीं पूछोगे ना, ये तो पता होगा आपको। 1 माइनस पी ऑफ ए जो है वो होता है पी ऑफ ए बार के इक्वल। ये बात तो हम जानते हैं बचपन से भाई कि 1 माइनस पी ऑफ ए कितना होता है, तो वो पी ऑफ ए बार के इक्वल होता है। वहां पर आपने क्या बोला भाई, दोनों कॉम्प्लीमेंट है ना एक दूसरे के, तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, तो 1 माइनस पी ऑफ ए की जगह क्या रख दोगे, पी ऑफ ए बार। तो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी आ गया पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बार, या फिर इसी को आप पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बोल सकते हो। यही प्रूव करना था। अगर P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B या P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B जो P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B के इक्वल है, तो आप बोलोगे देयरफॉर A बार एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे हैं भाई A बार और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्लियर हो गया। तो क्या किया इसमें एक बार शुरुआत से देखते हैं। हमें बोला गया था ए डैश एंड बी को इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करके बताओ, तो हम बोलते ठीक है कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर हमें बस ये पता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो ए और बी इंडिपेंडेंट, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर होगा। अब आपने बोला ठीक है, यहां पर आप एक वैन डायग्राम बनाते हो, ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ठीक है। इतने पोर्शन को आप बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी बार, इस पोर्शन को आप बोल सकते हो ए बार इंटरसेक्शन बी, और बीच वाले को ए इंटरसेक्शन बी। आपने बोला कि जो बी वाला पूरा का पूरा गोला है, ठीक है, मतलब सर्कल है, ये कैसे मिलकर बन रहा है, तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन से मिलकर बन रहा है। बट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो दोनों का यूनियन उनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो आपने यही चीज कर दी, पी ऑफ बी को पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोला, यहां से इसकी वैल्यू निकाली, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन्हीं दोनों को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो इन दोनों को इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए आपके पास पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आनी चाहिए वैल्यू। आपने पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यहां पर भेजा, तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपके पास। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो पी ऑफ ए और पी ऑफ ए का प्रोडक्ट के इक्वल है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। आपने पी ऑफ बी कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस पी ऑफ ए, और 1 माइनस पी ऑफ ए क्या होता है, तो वो होता है भैया आपका पी ऑफ ए बार के इक्वल, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहां पर पी ऑफ ए बार रखा, तो आपका आंसर जो आपको प्रूव करना था आ गया कि ए डैश और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। क्लियर है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सेकंड बोल रहा है ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। तो जैसा हमने इससे पहले वाला पॉइंट प्रूव किया है, एग्जैक्टली उसी वे में आपको ये वाला पॉइंट भी प्रूव करना है। तो एक बार प्लीज एक छोटा सा काम करो कि इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो, और पॉज करने के बाद इसको ट्राई करो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर क्यों नहीं बन रहा है। इससे पहले वाले को देखा है ना आपने, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। मैं बताऊंगा भाई अभी दूसरी बार भी, लेकिन एक बार ट्राई करो, पॉज करके ट्राई किया करो तुरंत से, ठीक है। तो ट्राई कर लिया, पॉज कर दिया था,
तुरंत करना चाहिए, है ना, ज्यादा वेट नहीं करना है। तो आप तुरंत पॉज करके अगर ट्राई कर दिए होगे तो आपसे बन चुका होगा ये चीज। तो अब देखते हैं भाई ए एंड बी बार को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो बेसिकली आपको प्रूफ करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी डैश। तो यहां पर भी वही वेन डायग्राम आप देखोगे, बट इस केस में आप ए वाले गोले खोलोगे, क्योंकि आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश प्रूव करना है ना, तो ये वाली चीज चाहिए आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ऑफ ए के बराबर, ठीक है। तो आप बोलोगे पी ऑफ ए हो जाएगा पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का यूनियन होगा, बट दोनों कैसे है, ए इंटरसेक्शन बी डैश है ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश, वही तो प्रूफ करना है। हाँ, इन दोनों का यूनियन होगा वो पी ऑफ ए, लेकिन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो दोनों का जो यूनियन होगा वो उन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर पर लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख सकते हो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। दोनों ही जगह से पी ऑफ ए कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा 1 माइनस पी ऑफ बी। 1 माइनस पी ऑफ बी क्या होता है, वो होता है पी ऑफ बी बार के इक्वल। तो आपने प्रूफ कर दिया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार, मतलब कि ए और बी बार कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। आपने प्रूफ कर दिया देयरफॉर ए एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और ये जो प्रूफ्स है भाई, ये भी आ जाते हैं ना, ये भी आ जाते हैं। भी देखा आपने कब आया हुआ क्वेश्चन, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हल्के में मत लेना इन सब को कि भैया नहीं करेंगे छोड़ दो, प्रूफ क्या करना, क्वेश्चन करेंगे बस उसमें पूरे नंबर ले आएंगे, नहीं। उठकर कोई सी भी चीज आ जाती है। और वैसे भी जो प्रूफ्स होते हैं वो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बेसिक्स को। जो प्रूफ्स नेसेसरी नहीं होते हैं वो हम करवाते भी नहीं, बट जो जहां पर प्रूफ नेसेसरी हैं वो करके चलना है, क्योंकि उससे आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कहां से उठकर कैसे बनकर आया है। इसलिए मैं सारी चीजें आपको एकदम बेसिक से शुरुआत से बताता हूं, ठीक है। चलो, तो ये कर दिया आपने प्रूफ। इसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है, ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यार वो दोनों आपस में भी इंडिपेंडेंट हैं, बड़ा कमाल कर रहे हैं ये तो। ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट हैं, ये प्रूफ करना है आपको। A dash and B dash are independent events। तो आपने बोला P of A dash इंटरसेक्शन B dash ये होना चाहिए P of A dash इंटू P of B dash की इक्वल, ठीक है। तो P of A dash इंटरसेक्शन B dash या P of A बार इंटरसेक्शन B बार होना चाहिए P of A बार इंटू P of B बार के इक्वल। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको पता नहीं आप क्या करोगे, आप बोलते हो P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। एक्चुअल में अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाया जाए तो ये P ऑफ A यूनियन B के बार का हो जाएगा इक्वल। इसमें कोई दिक्कत है आपको, भाई आपको यहां पर A डैश इंटरसेक्शन B डैश प्रूफ करना है। डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ हमें कहता है बड़े ही साधारण तरीके से, बड़ी आसान और अच्छे तरीके से, कि भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है वो ए यूनियन बी के बार के बराबर होता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमने पढ़ा हुआ है डी मॉर्गन जी का लॉ। यहां पर दोनों के ऊपर बार है, बीच में इंटरसेक्शन है, तो दोनों के ऊपर कॉमन बार लगा दो, बीच में इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर दो, ठीक है। ऐसे अगर बीच में यूनियन होता तो दोनों के ऊपर कॉमन बार लगाकर बीच में इंटरसेक्शन कर देते। दोनों में सेम चीज है, बस साइन चेंज करना पड़ता है यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, तो यहां पर आप जानते हो एक चीज और लिख लो, चलो इसी को थोड़ा सा बढ़ाकर, एंड P ऑफ A यूनियन B का जो बार है वो होता है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का सम 1 होता है, तो जानते हैं हम। सोचो आप लोग जानते होगे हर बार, लेकिन फिर भी मैं हर बार बताता हूं ताकि रट जाए आपको, कभी भी भूलो ना आप और याद आ जाए पहले ही कि सर यार इसको 25 बार बोलते थे, इसलिए मैं बार बार बोल लेता हूं सारी चीज को, ठीक है। तो ये आ गया
अब लिखोगे P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? तो P ऑफ A यूनियन B होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये सब जानते हो आप। यहां पर P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश कितना हो जाएगा? तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो ये जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो 1 माइनस P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको आप लिखोगे 1 माइनस P ऑफ A माइनस P ऑफ B, या अभी माइनस अंदर मत भेजो, बाद में भेजेंगे। इसको आप लिखोगे P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। कितना होगा भाई? A और B दोनों कैसे इवेंट्स बोले गए हैं आपको? इंडिपेंडेंट। दोनों इंडिपेंडेंट से तो हो जाएंगे P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अब माइनस अंदर भेजते हैं। 1 माइनस P ऑफ A माइनस P ऑफ B प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अब देखो, यहां तो 1 माइनस P ऑफ A है, यहां पर माइनस P ऑफ B आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A, इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूं, माइनस यहां से P ऑफ B आप कॉमन निकालते हो तो अंदर बचता है 1 माइनस P ऑफ A। अब यहां पर भी 1 माइनस P ऑफ A, यहां पर भी 1 माइनस P ऑफ A, दोनों जगह से 1 माइनस P ऑफ A को पकड़कर बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा 1 माइनस P ऑफ B। 1 माइनस P ऑफ A, P ऑफ A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A को आप अगर 1 से माइनस कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को अगर 1 से माइनस करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B आ जाएगा। तो आ गया ना भाई जो प्रूव करना था। P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश कितना हो गया? P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश के इक्वल, मतलब A डैश और B डैश भी कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? तो आप बोलोगे क्या? Therefore A dash and B dash are independent events। ये कैसे इवेंट्स हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब यहां पर बोला था भाई थ्योरम्स थी कुछ, ठीक है? आपको बोला था A डैश और B को इंडिपेंडेंट प्रूफ करो, A और B डैश को इंडिपेंडेंट प्रूफ करो, और A डैश और B डैश को इंडिपेंडेंट प्रूफ करो अगर A और B कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आपने वेन डायग्राम बना लिया, A डैश इंटरसेक्शन B यूनियन इंटरसेक्शन B को B के इक्वल बता दिया, और वहां से क्या किया आपने? A डैश और B को इंडिपेंडेंट प्रूफ किया। कैसे? आपने बोला इन दोनों का यूनियन होगा B के इक्वल, तो इन दोनों, ये दोनों कैसे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इन दोनों का सम हो जाएगा B के इक्वल। उसके बाद आपने क्या किया? ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? A डैश इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालनी थी, तो सबको P ऑफ B को और P ऑफ A इंटरसेक्शन B को एक साइड कर लिया। P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली, ये दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो वहां पर से आपने क्या किया? वहां से दोनों जगह से P ऑफ B कॉमन निकाला, 1 माइनस P ऑफ A अंदर बचा जो कि P ऑफ A डैश के बराबर होता है, तो हो गया आपका प्रूफ। उसके बाद दूसरा आपको सिमिलरली इसका उल्टा करना था, A और B डैश को इंडिपेंडेंट, तो इसका उल्टा प्रोसेस आपने कर लिया। मतलब उल्टा नहीं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कि यहां पर B को किया था आपने लेकर, यहां पर एक पूरे A वाले सर्कल को लेकर करो, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा वो P ऑफ A के बराबर होगा। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इनका जो सम होगा वो P ऑफ A के बराबर हो जाएगा। और आपने यहां से पुट कर दी वैल्यूज, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश की वैल्यू P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वहां से P ऑफ A कॉमन निकाला, आ गया आपका आंसर, प्रूव हो गया। अब आपको बाकी दोनों को करने थे भाई, A डैश और B डैश को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना था, तो आपने बोला ये दोनों को इंडिपेंडेंट कैसे करेंगे? तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन P ऑफ B डैश, P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश के इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, यहां पर P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश P ऑफ A यूनियन B का डैश होता है, ये हम जानते हैं कैसे? डी मॉर्गन्स लॉ से। और P ऑफ A यूनियन B के डैश को आप बोल सकते हो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दिया आपने, A यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वो भी पुट किया, और आपके पास
1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी को जब आपने देखा, वहां पे माइनस को अंदर भेजा, क्योंकि आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकते हो ना, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 माइनस पी ऑफ ए, यहां से माइनस पी ऑफ बी कॉमन निकाला, 1 माइनस पी ऑफ ए दोनों जगह से कॉमन निकाला, यहां पर 1 माइनस पी ऑफ ए बचा जो कि पी ऑफ ए बार होता है, 1 माइनस पी ऑफ बी बचा जो कि पी ऑफ बी बार होता है। दोनों ही कैसे हो गए भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। तो क्लियर है ये, खत्म करें इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, तो यहां पर बोल रहा है इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। तो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, टू रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स, दो जो एक्सपेरिमेंट है वो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स कहलाएंगे इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, हर दो पेयर्स के लिए ए इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड बी विद सेकंड एक्सपेरिमेंट वी हैव। मतलब कि दो एक्सपेरिमेंट हैं, उसमें से ए इवेंट जो है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का है और बी इवेंट जो है वो सेकंड एक्सपेरिमेंट का है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट की इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो भी इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स कहलाएंगे। अगर ये ए और बी किसी भी पेयर, किसी भी दो इवेंट्स के पेयर को ले लो और वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट है उसमें ए वाले सारे इवेंट्स आ रहे हैं अलग अलग, A1 A2 A3, दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें B1 B2 B3 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं। किन्हीं भी दो पेयर को ले लो, A1 B1 A2 B2 B1 A5, ऐसा किसी भी पेयर को ले लो, और अगर वो पेयर कैसे आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन रहे हैं, तो मतलब कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। वो दोनों एक्सपेरिमेंट्स भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो क्लियर है ये बात, यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको इस चीज से। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला भाई, प्रॉब्लम्स ऑन प्रूविंग द इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, ये टाइप 1 है अपना। इसमें क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस एंड ऑल 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। तो कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया है और सारे 8 आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। वो तो ऑब्वियस ही बात होती है, इसमें कौन सा इतना भारी मैं ऐसा पढ़ के बता रहा हूं और बहुत ज्यादा आप कुछ को नया पता चलेगा, उसमें सब में सेम ही होता है, ठीक है। 3 कॉइन टॉस करोगे, 8 आउटकम इक्वली लाइकली होते हैं, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहे हैं, वो बायस्ड इवेंट्स नहीं है अभी। द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन अ हेड, एक इवेंट है जिसमें बोल रहा है पहला थ्रो जो होगा वो हेड देगा। एफ एक इवेंट है, वो बोल रहा है द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल। तो एफ इवेंट बोल रहा है भाई कि लास्ट वाला जो आखिरी जो थ्रो होगा वो आपको टेल देगा। प्रूव दैट इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये बताना, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई इसके सारे सैंपल स्पेस बना लेते हैं अपन। तो आपको पता है आपको क्या करना है, 4 बार H लिखोगे, 4 बार T लिखोगे, देन 2 बार H 2 बार T, 8 आउटकम्स होंगे, सब जानते हो, तो लिखा भी हुआ है यहां पर, ठीक है। तो 8 का हाफ होता है 4, 2 कॉइन को 3 कॉइन टॉस किए हैं, एक में 2 आउटकम होता है, 2 की पावर 3, 8 आउटकम्स, ठीक है। एक बार H एक बार T, एक बार H एक बार T, एक बार H एक बार T, एक बार H एक बार T। तो ये क्या हो गया भाई, आपके पास सारे आउटकम्स बन गए। अब पहला वाला E जो इवेंट है वो क्या है, इवेंट E है द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। तो फर्स्ट थ्रो हेड में रिजल्ट कर रहा है, इसमें कौन से कितने इवेंट्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4, 4 इवेंट्स हैं। तो आप बोलोगे 4 आउटकम्स हैं, HHH HHT HTH और HTT। इसके बाद इवेंट F के द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन अ टेल, लास्ट थ्रो टेल होना चाहिए। तो F इवेंट में भाई लास्ट थ्रो टेल किस किस में आ रहा है, 1 2 और 3 और 4। तो HHT है एक है HTT, एक है THT और एक है TTT। ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूं P ऑफ E, चलो एक काम करते हैं, E इंटरसेक्शन F भी निकाल लेते हैं। बिकॉज आप जानते हो कि अगर आपको प्रूव करना है कि E और F इंडिपेंडेंट है, तो वी हैव टू प्रूव दैट P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। ये आपका है टू प्रूव।
अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि भाई E इंटरसेक्शन F की जो प्रोबेबिलिटी है वो P ऑफ E इंटू P ऑफ F के इक्वल है, तो मतलब कि हो गया आपका प्रूफ कि E और F कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। तो अब यहां पर E इंटरसेक्शन F देखो भाई, क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन कोई आ रहा है? तो आप बोलोगे भाई ऐसे जो दोनों में आ रहे हो, तो एक तो HTT दिखा मुझे और एक HHT भी दिख गया। लो भैया, तो आपको दो दिख रहे हैं यहां पर, एक है HHT और एक है HTT। दो आउटकम्स आ गए। अब मैं बोलता हूं P ऑफ E, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं E के आने के लिए? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। तो भाई 4/8 यानी 1/2। P ऑफ F बोलता हूं, P ऑफ F कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, यह भी 4/8 यानी 1/2। और P ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो वो कितना हो जाएगा भाई? दो ही आउटकम फेवरेबल है, तो 2/8 यानी 1/4, जो कि P ऑफ E इंटू P ऑफ F के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड। भाई P ऑफ E इंटू P ऑफ F 1/2 इंटू 1/2 करोगे कितना आएगा? 1/4 आएगा ना। और P ऑफ E इंटरसेक्शन F भी कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। मतलब कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। यही आपको प्रूव करना था। हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हो गया ना भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? तो आप बोलोगे नहीं है ना दिक्कत, तो खत्म करो ना क्वेश्चन। दोबारा देखने की जरूरत है कि नहीं है ना, इसको देखने की जरूरत। इजी क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये इसलिए लिया है मैंने क्योंकि स्टूडेंट जनरली भी इस क्वेश्चन का डाउट मेरे से पूछने आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन लिखा इस तरीके से है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। भाई बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, थोड़ा सा उनको गलतियां हो जाती हैं, मतलब समझने में दिक्कतें आ जाती हैं। बट अपन का तो बेसिक क्लियर है ना, अपन को आ जाएगा सब कुछ। यहां पर क्या बोल रहा है? एन अनकंटेन्स 4 टिकट, 4 टिकट्स आपके अनकंटेन करता है विद नंबर्स 112 12 12 11 2 2। 4 टिकट है यहां पर, 4 नंबर है आपके पास, और एक टिकट वो निकाल लेता है। भाई यहां पर 4 अलग अलग नंबर से टिकट में, ठीक है, एक टिकट वो निकालता है। लेट AI बी द इवेंट दैट, AI जो इवेंट है वो बोलता है ith डिजिट ऑफ द नंबर ऑन टिकट ड्रॉन इज 1। तो क्या बोला गया आपसे कि AI जो है वो है ith डिजिट ऑफ द नंबर ऑन टिकट ड्रॉन इज 1। ith डिजिट जो है वो क्या है? 1 है, ठीक है। अब आप बोलते हैं यहां पर आपको बोल रहा है डिस्कस इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स A1 A2 A3। तो A1 A2 और A3 जो इवेंट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस बताना है आपको कि वो इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है तो किस टाइप के इंडिपेंडेंट है, पेयर वाइज है या फिर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अपन सारी चीजें बनाकर देख लेते हैं। तो A1 का क्या मतलब होगा? यहां पर AI का मतलब है ith डिजिट ऑफ द नंबर ऑन टिकट ड्रॉन इज 1, ठीक है। A1 की बात करता हूं तो I की जगह 1 आ जाएगा, मतलब कि फर्स्ट डिजिट एकदम नॉर्मली ना सिंपल तरीके से I की जगह 1 रख दो। समझना थोड़ा सा पड़ता है बस, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो A1 का मतलब है फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर ऑन टिकट ड्रॉन इज 1। मतलब कि A1 में कौन से इवेंट आएंगे ये वो बताएंगे अपन को। वो वाले इवेंट इसमें आएंगे जिसमें कि टिकट में जो ड्रॉ हुई है टिकट, उसमें फर्स्ट नंबर जो है वो 1 है। फर्स्ट नंबर 1 आ रहा है कि कभी? हाँ यार, 2 बार आ रहा है, 1 इधर और 1 इधर। तो यहां पर फेवरेबल नंबर आपके आ गए 2, तो P ऑफ A1 बोलते हो आप। तो फेवरेबल नंबर 2 है क्योंकि 2 ऐसे नंबर हैं जिसमें 1 जो है वो फर्स्ट डिजिट के तौर पे आ रहा है। और टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये आ गया 1/2। अब आप बोलोगे A2 कितना हो जाएगा? तो सेकंड डिजिट इज 1, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, बट यहां पर जो टिकट ड्रॉ हुई है उसमें सेकंड डिजिट 1 आने के कितने चांसेस हैं? तो सेकंड डिजिट 1 कितनी बार आ रहा है? फर्स्ट वाले में सेकंड डिजिट 1 है, सेकंड वाले में भी सेकंड डिजिट 1 है, और किसी में नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम कितने आ गए? 2 और टोटल 4, ये भी 1/2। P ऑफ A3 की बात करता हूं
तो P ऑफ A3 क्या हो जाएगा, थर्ड डिजिट 1 आए। थर्ड डिजिट 1 कब आ रहा है भाई, थर्ड डिजिट 1 सेकंड वाले में और थर्ड वाले में। तो यहां पर भी दो ऑप्शंस हैं टोटल 4 में से, 2/4 यानी ये भी 1/2। ठीक है, अब मैं बोलता हूं A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A2। तो यहां पर क्या है, जो टिकट ड्रॉ हो रही है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों डिजिट 1 आए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साथ में हो रहे हैं ना, A1 इंटरसेक्शन A2, तो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इज 1। ऑप्शन है क्या ऐसे, फर्स्ट और सेकंड दोनों डिजिट 1 हो रहे ऐसे हैं क्या यार, फर्स्ट और सेकंड दोनों डिजिट 1 है, एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 1/4। फेवरेबल ऑप्शन अपना एक ही था, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन 4 थे, तो A1 इंटरसेक्शन A2 कितना आ गया, 1/4। अब आप बोलते हो A1 इंटरसेक्शन A3, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट एक साथ 1 होनी चाहिए, R1। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट 1, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है भाई फर्स्ट और थर्ड दोनों डिजिट 1 आ रही हैं, तो यहां पर फेवरेबल ऑप्शन सिर्फ एक ही है और टोटल नंबर ऑप्शन 4 है, तो ये भी कितना आ गया, 1/4। इसके बाद बोलता हूं A1 A2 सॉरी A2 A3, A2 इंटरसेक्शन A3 मतलब कि सेकंड एंड थर्ड डिजिट जो हैं उनको 1 होना चाहिए। तो सेकंड और थर्ड डिजिट 1, सेकंड और थर्ड डिजिट 1 एक ही ऑप्शन, यहां पर इस सेकंड और ये थर्ड डिजिट 1 आ रही है। ठीक है, एक ऑप्शन आउट ऑफ 4, तो ये हो गया 1/4। ये भी कितना हो गया, P ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 कितना हो गया, 1/4। अब आप पेयर वाइज देखते हो इसको कि A1 A2 A2 A3 A1 A3 ये जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं, तो आप बोलते हो P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 आया था 1/4, P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2 करोगे आप, तो भाई वो कितना आया था, P ऑफ A1 आ रहा था 1/2, P ऑफ A2 आ रहा था 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। तो आप बोलोगे देयरफॉर A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट। A1 और A2 जो है इवेंट्स वो कैसे बन गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन गए। अब आप बोलोगे ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो अब A2 और A3 देखते हैं। तो P ऑफ A2 A3 ये भी 1/4 आ रहा था, और ये P ऑफ A2 इंटू P ऑफ A3 के इक्वल है, दोनों 1/2 थे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 आएगा। आप बोलोगे देयरफॉर A2 एंड A3 आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये भी इंडिपेंडेंट है। इसके बाद आप बोलते हो P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 ये भी 1/4 आ रहा था, इससे पहले निकाल कर देखा आपने, A1 इंटरसेक्शन A3 1/4। ठीक है, और A1 और A3 भी 1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1/4 आएगा। ये भी P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A3 के इक्वल है। ये भी क्या हो गया, A1 एंड A3 भी कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट। तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो हो गया ये, एज आपने देखा A1 A2 एंड A3 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तीनों में से कोई सा भी पेयर निकाल लो, तीनों के जो दो पेयर बनेंगे वो इंडिपेंडेंट है। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये देख लेते हैं यार, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो यहां पर क्या बोल रहा है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 का मतलब हो जाएगा भाई पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट तीनों 1 होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिजिट आर 1 इज 1 ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स आर 1, डिजिट इज 1। ठीक है, जो भी हो देख लेना, इंग्लिश वाली मैडम से पूछ लेना आपने। ठीक है, तो ये तीनों डिजिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तीनों डिजिट कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि तीनों डिजिट 1 यहां पर ऑप्शन है क्या,
तीनों डिजिट 1 का ऑप्शन है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है ऑप्शन भाई, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो P ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3 भी 0 आना चाहिए। तो P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2 इंटू P ऑफ A3 ये कितना आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो तीनों 1/2 1/2 1/2 है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/8। तो यहां पर P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 जो है वो P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2 इंटू P ऑफ A3 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर A1 A2 एंड A3 आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ये नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, बट म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं है। तो क्या देखा आपने इस क्वेश्चन में, तो आपको बोला गया था भाई AI जो है, एक तो सबसे पहले बोला गया कि भाई 4 टिकट हैं, इनके 4 नंबर दिए हुए हैं आपको। अब AI जो है वो एक इवेंट है जो बताता है कि जो टिकट ड्रॉन है उसमें ith डिजिट जो है वो 1 है। तो हमने बोला A1 A2 A3 मतलब इनने बोला था कि इनके इंडिपेंडेंस को आप मतलब डिस्कस करो। तो A1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट 1 होगा, तो उसके में 2 नंबर ऐसे आ रहे थे आउट ऑफ 4, तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी हो गई। A2 की भी 1/4 हो गई और A3 की भी हो गई, हमने देख कर निकाल लिया सब। A1 इंटरसेक्शन A2 निकाला तो वो 1/4 आया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर था जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों डिजिट 1 थी, ठीक है। A1 इंटरसेक्शन A3 निकाला तो वो भी एक ही नंबर था जिसमें फर्स्ट और थर्ड डिजिट 1 है, तो वो भी 1/4 आया। A2 A3 भी एक ही डिजिट ऐसी थी जिसमें दोनों नंबर एक ही नंबर ऐसा था जिसमें 2 और सेकंड और थर्ड नंबर 1 है, तो वो भी 1/4 आया। पेयर वाइज देखा भाई आपने निकाल कर कि P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2 के इक्वल है कि नहीं, आ रहा था। A1 A2 के लिए भी, A2 A3 के लिए भी, A1 A3 के लिए भी, तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो हो गया। लेकिन जब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट देखने के लिए गए तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 का मतलब होता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही डिजिट 1 होनी चाहिए, बट ऐसी कोई डिजिट वहां पर अवेलेबल नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसका जो इंटरसेक्शन आया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो 0 हो गई। उसके बाद आपने बोला P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2 इंटू P ऑफ A3 हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/8, दोनों इक्वल नहीं है, तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं है इवेंट्स। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। In the 2 dice experiment, if A is the event of getting the sum of the numbers on dice as 11 and B is the event of getting a number other than 5 on the first die, मतलब फर्स्ट डाई में 5 नहीं आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, और A इवेंट है जो वो ये है कि भाई सम 11 आना चाहिए। फाइंड प्रोबेबिलिटी P and A and B, A and B मतलब कि A इंटरसेक्शन B और A and B इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बताना है कि भाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं A और B। तो P ऑफ A क्या है, सबसे पहले तो A इवेंट क्या है। तो A इवेंट क्या है आपके पास, भाई सम जो है 2 डाइस को थ्रो किया है, तो आप जानते हो उसमें क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनते हैं भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू 2 1 2 2 2 3 ऐसे 6 तक बनते हैं सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक, सॉरी सारे अलग अलग अपने आउटकम्स। इंडिपेंडेंट इवेंट दिमाग में चल रहा है बस, ठीक। तो अब क्या है यहां पर, ऐसे नंबर, ऐसे 2 नंबर आने चाहिए दोनों डाइस में जिनका सम जो हो वो 11 हो। तो आप जानते हो सिर्फ 2 ही केस में पॉसिबल है, एक में 5 है, एक में 6 है, एक में 6 है, एक में 5 है, ये 2 ही केसेस है, ठीक है। तो एक हो जाएगा 5,6, एक हो जाएगा 6,5। टोटल आउटकम क्या होते हैं भाई, एक डाइस में 6 आउटकम, 2 डाइस में 6 की पावर 2 है ना, 36 आउटकम्स होते हैं। ये सब जानते हैं हम, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो ठीक है। अब मैं बोलता हूं P ऑफ A, फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल 36 है, तो 2/36 यानी 1/18 हो गया। अब B इवेंट क्या है, तो इवेंट B क्या है भाई आपका, B इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर अदर देन 5 ऑन द फर्स्ट डाई। तो 5 वाले को छोड़कर बाकी सारे नंबर चलेंगे, फर्स्ट डाई में 5 नहीं चाहिए, तो 1 1 1 2 1 3 से लेकर ये जाएगा कहां तक भाई, 4 6 तक, सारे ऐसी लिस्ट करते जाओ आप, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद स्टॉप हो जाओ, क्योंकि 5 1 के बाद 5 वाली आपको नहीं चाहिए,
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6 आपको नहीं चाहिए क्योंकि पहली डाइस पर 5 नहीं आना, इसने बोल दिया साफ साफ। तो इसके बाद क्या आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6। अब बात यहां पर आती है इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो फेवरेबल आउटकम में बस सिर्फ और सिर्फ टोटल 36 थे, उसमें से 5 वाली रो को आपको हटा देना है। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, मतलब कि 6 आउटकम्स हटा दो तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 30 और टोटल है 36। तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा भाई 5/6। अब हमें चाहिए भाई P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो A एंड B या A इंटरसेक्शन B यहां पर ऐसा इवेंट हो जाएगा जिसमें क्या होना चाहिए कि दोनों ही जो नंबर हैं उनका सम कितना आना चाहिए 11, इन दोनों का क्या चाहिए इंटरसेक्शन, और पहला वाला नंबर 5 नहीं आना चाहिए। मतलब यार पहले वाले सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ रहे थे 5, 6 और 6, 5, तो 5, 6 को हटा दो क्योंकि पहला वाला नंबर 5 नहीं चाहिए। 6, 5 आप रख सकते हो, ठीक है, तो 5, 6 को हटा देते हैं, एक 6, 5 रहेगा। क्या इसमें 6, 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है और वो आ रहा है 6,5। तो 6,5, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/36। अब यहां पर आप देखो कि भाई क्या P ऑफ A इंटू P ऑफ B जो है वो 1/36 आएगा। सॉरी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B शुड बी इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये देखना था हमें, अगर क्या है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B देखता हूं मैं, तो ये आ रहा है कितना, P ऑफ A कितना है आपका 1/18 इंटू 5/6, तो यार ये 1/36 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा भाई 5/108, जो कि आप बोलोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। देयरफॉर A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो A और B इंडिपेंडेंट नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है P ऑफ A इंटू P ऑफ B वो P ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल नहीं आ रहा है। बात क्लियर है। तो आपको बोला गया था एक इवेंट, 2 डाइस को थ्रो किया गया है तो टोटल भाई 36 आउटकम्स हो चुके हैं। एक इवेंट है कि भाई दोनों का जो डाइस का सम आ रहा है वो 11 है, तो 5, 6 हो सकता है या फिर 6, 5 हो सकता है। उसके बाद आपने बोला B एक इवेंट है जिसमें 5 नहीं आ रहा है पहले डाई पर, तो भाई टोटल 30 आउटकम्स हो गए। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 1/18 हो गई, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई। आपने बोला A और B का इंटरसेक्शन, मतलब कि दोनों में सम 11 आना चाहिए और पहले वाले में 5 नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है 6, 5, तो 1/36 हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटू P ऑफ B किया, वो 5/108 आया, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? चलो तो क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो हमने थ्योरम सारी पढ़ ली है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, उससे क्वेश्चंस भी हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया है, कर लिए कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो वीडियोस अगर आप टाइम पर देख ले रहे हो तो ऐसे देखते हुए चलो, कुछ भी स्किप मत करना। बट वीडियोस को देखने या ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो magnetbrains.com पर जा सकते हो या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ। आपको मालूम है आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, उस पर क्लिक करना। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आप मैथ्स RD शर्मा पर जाकर वॉच नाउ पर क्लिक करना। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो मेरे जितने वीडियोज हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वहां पर मिल जाएंगे। आपको जो भी वीडियो छूट गया है, रिवीजन करना था, दोबारा नहीं मिल पा रहा है, वहां पर टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, वहीं क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे मैं वहीं आ जाऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगे डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में। एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है, तो अगर आपको लगता है कि आपको, आपके किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को इस बात से फायदा मिल सकता है तो सब जाइए सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और यहां पर आपको पता है 6 से लेकर 12 तक 100% फ्री एजुकेशन है शुद्ध हिंदी भाषा में, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इनको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम करेंगे इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।